हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी हमारे कई टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं और टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके क्या कारण थे, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्प्रेड हुई, कैसे फैली वो, अलग अलग लीडर्स कौन थे अलग अलग जगह पर उसका क्या परिणाम रहा, उसका क्या प्रभाव रहा भारतीय इतिहास में। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। 1857 की क्रांति का टॉपिक हम लोग दो वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था, उसकी जो अलग अलग स्कॉलर्स है, अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से इसको देखा है। कुछ लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की तरह देखा है, कुछ लोगों ने इसे केवल एक विद्रोह की तरह देखा है, ठीक है, कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रूप से जोड़ दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या कहा है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1909 में लिखी थी। इसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया था। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि किस स्कॉलर ने सबसे पहले इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था। तो वो वी डी सावरकर ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आर सी मजूमदार ने क्या कहा था कि यह विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। इनका कहना था कि इस 1857 की क्रांति के पहले भी कई सारे विद्रोह हो चुके थे, तो ये पहला विद्रोह नहीं था और ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, तो ये राष्ट्रीय भी नहीं था और ना ही ये स्वतंत्रता का युद्ध था। अलग अलग शासकों ने, अलग अलग राजाओं ने जो इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार उठाए थे, जो बगावत की थी, उसके अलग अलग रीजन थे। वो स्वतंत्रता का युद्ध नहीं था, इनका कहना ये था, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि ये किसका कथन है। ये विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। ऑप्शन दे देगा वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, एस एन सेन और एक और दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर सी मजूमदार ने ये कहा था। फिर एक लेखक है एस एन सेन। एस एन सेन ने इसे सिपाही म्यूटिनी कहा था, सिपाही विद्रोह कहा था। इनका क्या कहना था कि इसमें मुख्य रूप से ये सैन्य विद्रोह था, जिसमें बाद में कुछ और समूह भी आकर जुड़ गए थे। ओके। अब हम देखेंगे कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस पर क्या कहा। ये तो भारतीय इतिहासकार थे, ये उनका व्यू था। हम देखेंगे ब्रिटिश इतिहासकारों का क्या व्यू था। एक रीस थे, उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक युद्ध था, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था। आउटरम ने क्या कहा था कि ये भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए एक मुस्लिम षड्यंत्र था। इन्होंने इसे धार्मिक रूप दे दिया था, ब्रिटिश इतिहासकारों ने। ओके, रीज और आउटरम ने। फिर एक आर होम्स थे, उन्होंने क्या कहा कि सभ्यता और बर्बर लोगों का संघर्ष था। सभ्यता मतलब उनका कहना था कि जो ब्रिटिश हैं वो सभ्य हैं, जो इंडियन है वो बर्बर हैं। तो सभ्यता और ब्रिटिश बर्बर लोगों का संघर्ष था। बेंजामिन डिजरायली ने इसे नेशनल रिवोल्ट, राष्ट्रीय विद्रोह बताया है, ठीक है। किसने बताया? बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। ये सारे आप बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने राष्ट्रीय विद्रोह बताया है, किसने सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था, किसने कहा था कि ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तो ये सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ओके। हम देखेंगे विद्रोह के क्या कारण थे। स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का, इसके क्या रीजन थे। देखो, इसके कई रीजन थे। कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे, ठीक है, कुछ आर्थिक कारण थे, सैन्य कारण थे, कुछ तात्कालिक कारण थे। देखो, चीज़ें जो होती है ना, धीरे धीरे अलग अलग तरह से बिल्ड होती रहती हैं। मीन्स जो लोगों में गुस्सा है ना, वो अलग अलग रीजन से आता रहता है, अलग अलग कारणों से गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर कोई एक पॉइंट होता है जहां वो गुस्सा फूटता है किसी एक रीजन से, तात्कालिक कारण जिसको कहते हैं। लेकिन केवल तात्कालिक कारण ही जिम्मेदार नहीं होता, उसके पहले के कई और कारण भी जिम्मेदार होते हैं। तो देखेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो अगर राजनीतिक कारण देखें तो मेनली जो डलहौजी था, उसकी हड़प नीति और प्रत्यक्ष विलय, ये जो था, इसने, इसकी वजह से जो राजा थे, भारतीय राजा थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। क्यों? हड़प नीति में क्या था कि अगर राजाओं का कोई, उनका सगा बेटा नहीं है, ठीक है, अगर उन्होंने गोद लिया वो भी नहीं मानेंगे। अगर सगा बेटा नहीं है तो उनके बाद
उस राजा की मृत्यु के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन जो कंपनी है उसको टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे भारतीय शासकों और प्रमुखों को पदच्युत कर दिया गया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे, कोई पुत्र उनका था नहीं, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, एक गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी थी। ठीक है, उसकी वजह से झांसी को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, इन सबको भी हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था। तो ये सारे राजा एक तरह से अंदर से असंतोष की भावना से भर गए थे। उसके बाद जैसे अवध में हड़प नीति के तहत उन्होंने अवध पे कब्जा नहीं किया था। उन्होंने एक कुशासन का आरोप लगाया था कि यहाँ का राज्य अच्छा नहीं चल रहा है, जो राजा है वो योग्य नहीं है, तो इसके बहाने उन्होंने अवध को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये एक राजनीतिक कारण हो गए। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, लोगों को लगा कि ये हमारी सामाजिक मान्यताओं और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी, लेकिन एक तरह से जो परंपरा चली आ रही थी उसके विरुद्ध थी। ठीक है, तो उस समय एट दैट पॉइंट लोगों को क्या लगा कि हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ अंग्रेज जो हैं वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा हुई, कन्या भ्रूण हत्या हुई, जैसे प्रथाओं पर रोक लगाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, तो भले ही वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस समय जो लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए। ठीक है, जैसे 1813 में क्या हुआ था कि ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिल गई थी कि इंडिया में, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया था कि जो भारतीय लोग थे और जो धार्मिक लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। उन्हें लगा कि इसे वेस्टर्नाइज कर रहे हैं पूरी सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक कारण क्या थे कि जो कर थे, लोगों पे जो कर लगाए गए थे बहुत ज़्यादा थे। जो भारतीय उद्योग थे वो बर्बाद हो रहे थे, स्पेशली जो कपड़ा उद्योग था। पहले इंडिया का कपड़ा वर्ल्ड फेमस था। फिर क्या हुआ, लेकिन क्या होता था कि वो हैंडीक्राफ्ट था, मीन्स हाथों से बनाया जाता था, हथकरघा से बनाया जाता था। ब्रिटेन में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ मशीनों का विकास हुआ। मशीनों का तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। ठीक है, मशीनों को क्या था, कच्चे माल की ज़रूरत थी। कच्चा माल कहाँ से आता था, भारत से आता था। भारत से सस्ते दर पे कच्चा माल ले गए, मशीनों में कपड़ा बनाया, फिर भारत में ही वो महंगे दाम पे बेच रहे हैं। ठीक है, वो महंगे दाम पे बेचते थे, लेकिन फिर भी वो किससे सस्ता रहता था, जो हथकरघा उद्योग से जो कपड़ा निकलता था। तो उससे क्या हुआ कि भारत का जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है, इसके अलावा हस्तशिल्प उद्योग था, ये बर्बाद हो गया। तो इन सबसे क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, गरीबी आ गई लोगों में। तो ये सब आर्थिक कारण थे जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। फिर सैन्य कारण क्या था, देखो, जो ब्रिटिश सेना थी उस समय, उसमें भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हर पाँच में केवल एक सिपाही यूरोपियन होता था, बाकी चार सिपाही भारतीय होते थे। ठीक है, तो उस समय भारतीय सिपाहियों की संख्या 87% से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो एक रुतबा था वो यूरोपियन सिपाही का ज़्यादा होता था। भारतीय सिपाही को कमतर करके आंका जाता था। ठीक है, सेम रैंक पर होने के बावजूद यूरोपियंस का जो वेतन होता था वो ज़्यादा होता था और भारतीयों का वेतन कम होता था। इसके अलावा एक आदेश आया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको समुद्र पार करके विदेशी धरती पर सेवा करने के लिए तैयार रहना होगा। उस समय क्या था कि जो भारतीय थे, जो मेनली जो हिंदू थे, वो समुद्र पार करना अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, तो इन सबसे क्या हुआ कि उनमें असंतोष की भावना आ गई। अब उस समय जो एग्जैक्ट उसमें तात्कालिक कारण क्या था कि कैसे ये गुस्सा बाहर निकला, कैसे विद्रोह की स्टार्टिंग हुई। तो क्या था कि 1856 के एंड में, दिसंबर 1856 के आसपास एक नई एनफील्ड राइफल आई। एक अफवाह फैलाई गई कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसमें जो कारतूस यूज़ हो रहा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और गाय और सुअर की चर्बी लगी है, इसका मतलब क्या है, वो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द सिपाही जो थे, ज़्यादातर सिपाही हिंदू और मुस्लिम थे ब्रिटिश सेना में। ठीक है, तो ना तो हिंदू उसको यूज़ करना चाहते थे, और स्पेशली तब जब उन कारतूसों को यूज़ करने से पहले दांत से खोलना होता था। ठीक है, दांत से काटना पड़ता था। तो ना तो हिंदू इसके लिए तैयार थे और ना मुस्लिम इसके लिए तैयार थे। दोनों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक सिपाही था बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, सिपाही मंगल पांडे। तो उसने क्या किया, 29 मार्च 1857 को उनकी परेड चल रही थी तो उसमें कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। जब उस पर प्रेशर डाला गया, जो उस पर दबाव डाला गया यूज़ करने के लिए,
तो जो उसके अधिकारी थे लेफ्टिनेंट हेनरी वाग और सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन, इन पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये तो हो गया 29 मार्च की। इसने एक माचिस की तीली का काम किया, इसने एक स्पार्क लगाने का काम किया। फिर आधिकारिक तौर पर जो हुआ था विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। थर्ड नेटिव कैवलरी जो थी, तीसरी देशी घुड़सवार सेना और 20th रेजिमेंट, इसने मेरठ में विद्रोह कर दिया, अपने यूरोपीय कमांडर्स को मार डाला और जो उनका आर्मरी थी, शस्त्रागार था, उसको लूट लिया। ठीक है, और लूटने के बाद मेरठ पे कब्जा कर लिया। फिर वहाँ से इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। 10 मई को मेरठ में इन्होंने कब्जा किया था, 11 मई को दिल्ली कूच किया और 12 मई तक आते आते दिल्ली पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जो मेरठ में 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हुआ, इसको आधिकारिक तौर पर 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। ठीक है, हर 10 मई को इसकी एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखो विद्रोह के अलग अलग क्या केंद्र थे। जब दिल्ली पे कब्जा हो गया विद्रोहियों का, तो उन्होंने क्या किया कि जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर उस समय, उसको अपना राजा घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर कुछ नहीं कर सकता था, बूढ़ा था और पावर भी उसके पास नहीं थी, लेकिन एक नाम होना चाहिए किसी भी अभियान के लिए। ठीक है, तो एक नाम मात्र के लिए उसको अपना बादशाह घोषित कर दिया। उसका जो सेनापति था बख्त खान, एक्चुअल में ताकत उसके पास थी और उसने दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इस टेबल में कि किस जगह कौन से नेता थे और वहाँ किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाया था। ठीक है, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। तो दिल्ली में किसने विद्रोह को दबाया था? निकोलसन और हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनका पुत्र बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला। ठीक है, तो इस लखनऊ में कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया था? कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक। कैंपबेल के नाम पर लखनऊ में कैंपबेल रोड भी है। कैंपबेल का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था इस 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में, 1857 की क्रांति को दबाने में। ठीक है, कानपुर में भी कॉलिन कैंपबेल ने ही 1857 की क्रांति को सप्रेस किया था। तो कानपुर में कौन मेन नेता थे? नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां कौन थे? नाना साहब के सलाहकार। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में कौन ब्रिटिश अधिकारी थे? हीरोज। बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, इनके अगेंस्ट में मेजर विंसेंट आयर। और इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, ये मेन नेता थे। उनके खिलाफ ब्रिटिश अधिकारी कौन था? नील। ये सारे आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित किया। इनका इसको किसने हराया था? हेनरी लॉरेंस ने हराया था। ठीक है, फिर बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां, कॉलिन कैंपबेल। देखो जो मौलवी अहमदुल्ला था ना, ब्रिटिशर्स इनसे सबसे ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, इनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी एक इनाम भी घोषित कर रखा था, काफ़ी बड़ा इनाम घोषित कर रखा था। फिर ग्वालियर में कौन मेन नेता थे? तात्या टोपे। वहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे हीरोज, वही जो झांसी में थे। फिर असम में कंडपारेश्वर और मणिराम दत्ता। यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कॉलिन कैंपबेल, वही लखनऊ और कानपुर वाले कॉलिन कैंपबेल। उड़ीसा में कौन थे? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। यहाँ कौन थे ब्रिटिश अधिकारी? जनरल हैवलॉक और विलियम टेलर। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल से आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। देखो इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि जो विद्रोह के कारण थे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें विद्रोह का कारण कौन सा नहीं था? राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण। ठीक है, ये सब कारण जो हैं आप एक बार याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से कारण थे या कौन से कारण नहीं थे। उसके बाद फिर विद्वानों द्वारा अलग अलग व्याख्याएं, इनसे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, उसके बाद कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ। जो मंगल पांडे के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये इनका संबंध किससे था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये जितना लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ, ये जितना भी इसमें लिखा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब बैरकपुर में कब स्टार्ट हुआ था? ये 29 मार्च 1857 का स्टार्ट हुआ था। कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। उसके बाद आधिकारिक तौर पे कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? मेरठ में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? थर्ड नेटिव कैवलरी ने स्टार्ट किया और 20th रेजिमेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा है कि दिल्ली में कब
इन्होंने कब्जा किया था, तो दिल्ली में अगले दिन 11 मई या 12 मई को कब्जा कर लिया था। कुछ जगह 11 मई आता है, कुछ जगह 12 मई आता है। ठीक, इसके बाद विद्रोह के केंद्र क्या क्या थे, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो कौन थे, और उस जगह कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके परिणाम और भारतीय इतिहास पर इसका प्रभाव, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।